हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है जाफराबादी, सेकेंड ऑप्शन है सूरती, थर्ड ऑप्शन है भदावरी, फोर्थ ऑप्शन है मुर्रा। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो जाफराबादी भैंस की नस्ल होती है, इसको हम लोग मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी छोटी हाथी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात कर लेते हैं सुरती की। तो जो ये भैंस की नस्ल होती है, ये काफ़ी हल्की ब्रीड की नस्ल होती है। बात करते हैं भदावरी की। तो ये जो ब्रीड होती है, ये मीडियम साइज की ब्रीड होती है। अब बात कर लेते हैं मुर्रा की। तो जो भैंस की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल होती है, वो मुर्रा नस्ल होती है। और मुर्रा नस्ल जो होती है, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। यानी जहाँ पे पशुओं का मेला लगता है, तो मेले में जो सबसे ज़्यादा लोग मतलब पसंद करते हैं भैंसों को, वो मुर्रा नस्ल की ही भैंसों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की जो नस्ल होती है, वो मुर्रा नस्ल होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। एक किलो भैंस के दूध में कितना खोया तैयार होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 300 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 250 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 200 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 500 ग्राम। तो बात करते हैं कि खोया कैसे तैयार करते हैं। हम सबको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग दूध को गर्म करते हैं, तो दूध में जो पानी की मात्रा होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जब पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो दूध में हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ मतलब सॉलिड मटेरियल प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग खोया बोलते हैं। और जो सॉलिड मटेरियल प्राप्त होता है हमें, वो लगभग 70 से 75% के आसपास में होता है। और बात कर लेते हैं वही सॉलिड मटेरियल जो प्राप्त होता है, उसको हम लोग खोया बोल देते हैं। और खोया में जो वसा की मात्रा होती है, वो 37% होती है। वह पनीर प्रोटीन की जो मात्रा होती है, वो 17% होती है। और जो उसमें शर्करा की मात्रा होती है, लैक्टोज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 22% तक होती है। तो यहाँ 1 किलो भैंस के दूध में जो खोया प्राप्त किया जाता है, वो 250 ग्राम खोया प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अगर बात कर लेते हैं गाय की, तो गाय के 1 किलो दूध में जो खोया प्राप्त किया जाता है, वो 180 ग्राम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गाय के दूध से कितने प्रतिशत पनीर प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकेंड ऑप्शन है 22.5 से 25%, थर्ड ऑप्शन है 25 से 27.5%, फोर्थ है 22%। तो यहाँ पे जो गाय के दूध से पनीर प्राप्त होता है, वो लगभग 20% के आसपास में मतलब पनीर हम लोग गाय के दूध से प्राप्त करते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं भैंस के दूध से जो मतलब पनीर प्राप्त होता है, वो भैंस के दूध से लगभग हमें 22.5 से 25% तक पनीर प्राप्त होता है। बात करते हैं कि पनीर की, तो जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं, तो उसमें से देखते हैं हमको कुछ क्लॉट यानी थक्का मतलब मिल जाता है। जब दूध को फाड़ देते हैं, तो हमें कुछ थक्का थक्का सा पदार्थ मिलता है, जिसको हम लोग पनीर बोलते हैं। और पनीर में अगर बात की जाए प्रोटीन की मात्रा की, तो पनीर में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, वो लगभग 24 से 26% तक होती है। और वसा की जो मात्रा होती है, वो 35 से 37% तक होती है। और अगर बात करते हैं मिनरल की, तो मिनरल की जो मात्रा होती है, वो लगभग 3 से 4% होती है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो ए होगा, यानी 20% जो मतलब गाय के दूध से मतलब पनीर प्राप्त होता है, वो 20% होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 11 से 13%, सेकेंड ऑप्शन है 18%, थर्ड ऑप्शन है 19%, फोर्थ ऑप्शन है 22%।
तो सबसे ज़्यादा मतलब जो अंडा होता है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 11 से 13% होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। अगर बात कर लेते हैं मछलियों की, तो मछलियों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग 18% पाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं चिकन की, तो चिकन में जो मतलब प्रोटीन की मात्रा होती है वो 19% होती है। इसके अलावा भी अगर हम बात कर लेते हैं खीस की, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं या गांव के भाषा में पेयूस बोला जाता है, उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 17.5% के आसपास में होती है। अगर सबसे ज़्यादा मतलब अगर प्रोटीन की हम लोग बात करें पूरे मतलब चाहे एनिमल हो या फिर मतलब प्लांट हो, अगर उनमें सबसे ज़्यादा मतलब बात की जाए प्रोटीन की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो भेड़ के दूध से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अंडे में प्रोटीन प्रतिशत कितना परसेंट होता है, तो अंडे में जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो 11 से 13% होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकंड ऑप्शन है भैंस, थर्ड ऑप्शन है ऊँटनी, फोर्थ ऑप्शन है भेड़। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन का मतलब हमारी बॉडी में क्या काम होता है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और जब वही ग्लूकोज की मात्रा मतलब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब हमें डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए जो मतलब इंसुलिन होता है उसका उपयोग हम लोग मतलब एज अ पिल्स या फिर मतलब इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एनिमल है जिसके दूध में ही इंसुलिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो वो जो ऊँटनी होती है उसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा प्राप्त होती है। इससे क्या होता है कि जो मतलब ग्लूकोज होता है, यानी जो यहाँ पे बात की जा रही है दूध की, तो दूध में जो लैक्टोज शर्करा होता है वो ग्लूकोज में ना बदलकर सीधे ग्लाइकोजन में बदल जाता है, जिससे मतलब जो ग्लाइकोजन में जब बदल जाता है तो ग्लूकोज का मतलब जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा नहीं हो पाता है। इससे मतलब हम लोग को डायबिटीज़ होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी ऊँटनी के दूध में जो मतलब सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊँट से, सेकंड ऑप्शन है बकरी से, थर्ड ऑप्शन है भेड़ से, फोर्थ ऑप्शन है याक से। अगर पश्मीना ऊन की हम लोग बात करते हैं, तो पश्मीना जो ऊन होता है वो काफ़ी स्पेशल टाइप का ऊन माना जाता है। इसमें जो मतलब होता है ये बहुत पतली होती है, चमकदार होती है और ये काफ़ी मतलब सिल्कीनेस होती है। तो जो पश्मीना ऊन हम लोग प्राप्त करते हैं ये बकरी से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और ये बकरी पाई कहाँ जाती है, तो पश्मीना जो बकरी जो पश्मीना ऊन होती है ये बकरी से प्राप्त करते हैं और ये बकरी जो होती है ये कश्मीर में पाई जाती है, तो इसलिए जिसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस और थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम एंड फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिल्क फीवर की। जो मिल्क फीवर होता है इसमें जो होता है पशुओं के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जबकि अन्य फीवर में जो होता है पशुओं के बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात बड़ी बात होती है कि मतलब ऐसा कौन सा मतलब फीवर है जिसमें पशुओं के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो मिल्क फीवर है जिसमें पशु के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नहीं तो अन्य अगर कोई दूसरा फीवर पशुओं में होता है तो उनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है। तो मिल्क फीवर होता कैसे है, जो
कैल्शियम से संबंधित मतलब हार्मोन्स होती हैं, यानी जो पैराथायराइड हार्मोन्स होती हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाती हैं तो उसके कारण मतलब पशुओं की बॉडी में जो कैल्शियम की कमी होती है, तो इसी के कारण मतलब मिल्क फीवर रोग होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो कैल्शियम होगा, यानी पशुओं में जो मिल्क फीवर होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। तो बात करते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि गांव में जो पशु होते हैं, कभी कभार आप देखते होंगे कि कुछ पशु होते हैं वो मिट्टी खाने लगते हैं, या फिर जो जहाँ पे बंधे होते हैं उनके आसपास की जो दीवारें होती हैं उनको चाटने लगते हैं। तो जब ये दीवारें चाटते हैं तो इससे मतलब हमें एक संकेत मिलता है कि पशु के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। थनैला रोग से प्रभावित दूध का मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6.7%, सॉरी 6.7 pH, और सेकंड है 7, थर्ड है 7.4 और फोर्थ है 8.2। तो जो थनैला रोग से प्रभावित जो दूध का मान होता है, pH मान होता है, वो जो होता है 7.4 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। यानी थनैला रोग से प्रभावित जो दूध होता है, जब पशुओं में थनैला रोग हो जाता है तो जब हम लोग दूध निकालते हैं तो मतलब उसके दूध का जो pH मान होता है वो 7.4 हो जाता है। ऐसे नॉर्मली जो दूध का pH मान होता है वो लगभग 6.4 से 6.7 होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कुंडलाकार सींग कौन सी नस्ल में होती है, यानी कुंडलाकार सींग भैंस की कौन सी नस्ल में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जाफराबादी, सेकंड ऑप्शन है सूरती, थर्ड ऑप्शन है भदावरी, फोर्थ ऑप्शन है मुर्रा। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो मुर्रा होती है, इसके जो मतलब सींग का आकार होता है वो जलेबी के आकार की होती है, और इसका जो कलर होता है वो जेड ब्लैक कलर होता है। बात कर लेते हैं भदावरी की। तो जो भदावरी की मतलब भैंस की नस्ल होती है, इसके जो सींग का कलर होता है वो ताम्र कलर का होता है, यानी मतलब देखने में कुछ हल्का सोने जैसा मतलब कलर होता है। बात कर लेते हैं सूरती की। तो जो सूरती भैंस की नस्ल होती है, इनमें जो सींग का आकार होता है ये दराती टाइप के आकार का सींग का इसका होता है। अगर बात करते हैं कुंडलाकार की, तो जो जाफराबादी नस्ल होती है भैंस की, इसमें जो सींग का मतलब आकार होता है वो कुंडलाकार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है साहिवाल, सेकंड ऑप्शन है कंकरेज, थर्ड ऑप्शन है नागौरी, फोर्थ ऑप्शन है थार पारकर। तो जो रेगिस्तान के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल गाय की होती है वो थार पारकर होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मिनी एलिफेंट या छोटी हाथी के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल को जानी जाती है, या कौन से नस्ल को जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जाफराबादी, सेकंड ऑप्शन है सूरती, थर्ड ऑप्शन है भदावरी, फोर्थ ऑप्शन है मुर्रा। तो अभी हम लोग इसके पहले ऊपर वाले मतलब क्वेश्चंस में बात की है कि जो जाफराबादी भैंस की नस्ल होती है उसको हम लोग मिनी एलिफेंट या छोटी हाथी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दूध में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी,
फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में दो, यानी इसमें से दो सही है। तो दूध में जो प्रोटीन, दूध में जो मतलब तत्व होती है, पहला तो मतलब जो आयरन होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है, या अगर पाया भी जाता है तो बहुत ना के बराबर पाया जाता है। और जो विटामिन सी होता है दूध में, वो भी ना के बराबर पाया जाता है। तो यानी जो दूध में पोषक तत्व की कमी होती है वो आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। यानी उपरोक्त में से दो ऐसे ऑप्शन है जिनमें जो कि दूध में इनकी कमी देखने को मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मक्का के साइलेज का पीएच मान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 4.3 से 5.5 तक, सेकेंड ऑप्शन है 3.7 से 4.0 तक, थर्ड ऑप्शन है 6 से 8 और फोर्थ है 3 से 6। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कि मक्के के साइलेज की, तो जो साइलेज यहाँ पे बात की जाए कि साइलेज होता क्या है, तो साइलेज एक हरे चारे का परिरक्षक होता है। यानी मतलब जो हम लोग साइलेज बनाते हैं वो हरे चारे से बनाते हैं। इसमें जो हम लोग नमी की मात्रा रखते हैं वो 55 से 60% तक साइलेज में नमी की मात्रा रखते हैं। और जो साइलेज का मतलब फर्मेंटेशन होता है वो लैक्टिक अम्ल के द्वारा इसका फर्मेंटेशन होता है। जब फर्मेंटेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण, तो जो ये पशु होते हैं जो इस चारे को खाते हैं, तो वो चारा काफ़ी सुपाच्य, यानी खाने के बाद मतलब काफ़ी उसकी जो पाचनशील होती है वो अच्छी होती है। बात करते हैं साइलेज तैयार करने की, तो साइलेज तैयार किया जाता है वो लगभग 45 से 90 दिन में ये साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि साइलेज जो बनकर तैयार होता है कितने दिनों में होता है, तो इसका जो एक मतलब वैल्यू है वो लगभग 60 दिन में साइलेज जो है एक अच्छा साइलेज 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मक्के के साइलेज का पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी 3.7 से 4.0 इसका पीएच मान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दूध के पाउडर में पानी मिलाकर पुनः दूध बनाना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुनः रचित दूध, सेकेंड ऑप्शन है पुनः संयोजित दूध, थर्ड ऑप्शन है पूरित दूध, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मतलब जो दूध का पाउडर होता है, जब हम लोग उसमें पानी मिलाते हैं तो जो दूध हम लोग को प्राप्त होता है, तैयार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दूध तैयार कैसे किया जाता है। तो दूध जो होता है इसमें हम लोग पानी का दूध का मतलब 1 पार्ट लेते हैं और पानी का लगभग 7 से 8 पार्ट लेते हैं, जिसको हम लोग मतलब पानी में घोल कर दूध बनाते हैं। और अगर बात करते हैं कि दूध जो होता है, दूध का जो पाउडर होता है उसमें जो पानी मिलाकर दूध बनाया जाता है, तो ये पुनः रचित दूध होता है, यानी फिर से दूध का निर्माण जो करना होता है वही मतलब दूध के पाउडर में पानी डालकर जो दूध बनाया जाता है वो पुनः रचित दूध होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं कि पुनः संयोजित दूध की, तो हमें ये दूध जो मतलब पाउडर होता है, पाउडर मिल्क होता है, और जो पानी के साथ मतलब इसमें बसा भी ऐड कर देते हैं, यानी दूध का पाउडर लेते हैं प्लस पानी लेते हैं प्लस उसमें बसा भी ऐड कर देते हैं, तो इस दूध को हम लोग पुनः संयोजित दूध बोलते हैं। और बात कर लेते हैं पूरित दूध की, तो ये दूध जो होता है इसमें जो दूध का जो नेचुरल मतलब बसा होता है उसको हम लोग निकाल कर वानस्पतिक बसा मिला देते हैं, तो उसको हम लोग पूरित दूध बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि दूध के पाउडर में पानी डालकर
पुनः दूध तैयार करना क्या कहलाता है? तो ये पुनः रचित दूध कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पनीर का उच्च पोषक मूल्य किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाई मिनरल कंटेंट, सेकंड ऑप्शन है हाई प्रोटीन कंटेंट, थर्ड ऑप्शन है टेस्ट एंड फ्लेवर के कारण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम लोग को पता होगा कि जो पनीर का मतलब उच्च पोषक मूल्य होता है, यानी मतलब जो पनीर का मूल्य ज़्यादा मतलब हम लोग को लगता है, तो ये किस कारण से लगता है? तो ये फर्स्ट जो है मिनरल, इसमें ज़्यादा मिनरल्स की मात्रा होती है, इस कारण पनीर का मूल्य ज़्यादा होता है, या फिर जो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है इस कारण से होता है, या जो प्रोटीन खाने में टेस्टी और उसका जो फ्लेवर होता है अच्छा होता है इस कारण से होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाई प्रोटीन कंटेंट के कारण जो पनीर का उच्च पोषक मूल्य होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भदावरी भैंस का नेटिव प्लेस कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, सेकंड ऑप्शन है इटावा, थर्ड ऑप्शन है बड़ोदरा, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो भदावरी भैंस है इसका जो नेटिव पैलेस है वो अपना आगरा में स्थित है, यानी वो आगरा है। भदावरी भैंस का जो नेटिव पैलेस है वो उत्तर प्रदेश का आगरा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 54, सेकंड ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 78, फोर्थ ऑप्शन है 38। तो यहाँ पे जो गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है वो 60 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे भेड़ की, तो जो भेड़ में गुणसूत्र की संख्या होती है वो 54 होती है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे बिल्ली की, तो बिल्ली में जो मतलब गुणसूत्र की संख्या होती है वो 38 होती है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे मतलब अन्य जो ऑप्शन है उसका मतलब कोई ऐसा मतलब एनिमल नहीं है जिसका यहाँ पे गुणसूत्र 78 हो, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है गाय के गुणसूत्र की संख्या की, तो गाय की जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 60 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गाय की कौन से नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नागौरी, सेकंड ऑप्शन है साहिवाल, थर्ड ऑप्शन है देवनी, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो गाय की मतलब लोला नस्ल के नाम से जानी जाने वाली जो गाय होती है वो साहिवाल होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है। बात करते हैं लोला इसको मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका जो स्किन होता है, त्वचा होती है, ये काफ़ी लूज होती है, और इसको मतलब इसमें जो होते हैं लंबे बाल होते हैं, और ये अदर मतलब एक नाम से जाना जाता है, मुल्तानी नाम से भी इसको लोग जानते हैं। यानी गाय का जो मतलब नस्ल लोला नस्ल की गाय होती है उसको यानी साहिवाल को ही लोला नस्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मुर्गी का कुल है? फर्स्ट ऑप्शन है बोवेडी, सेकंड ऑप्शन है फेजिनिडी, थर्ड ऑप्शन है सुइडी, फोर्थ ऑप्शन है केमेलिडी। तो यहाँ पे बात करते हैं बोवेडी की, तो ये जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, बकरी होती हैं, ये इनकी जो कुल होती है वो बोवेडी होती है। बात कर लेते हैं फेजिनिडी की, तो जो इसकी नस्ल हो, ये जो मुर्गी की नस्ल होती है ये फेजिनिडी कुल होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। बात करते हैं सुइडी की, तो जो ये शुगर का कुल होता है ये सुइडी होता है,
बात कर लेते हैं कैमेलिडी की। तो जो ये ऊँट का कुल होता है एक कैमेलिडी कुल का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। भैंस में मधुचक्र कितने दिनों में आता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 21, थर्ड ऑप्शन है 14, फोर्थ ऑप्शन है 18। तो मधुचक्र की अगर बात किया जाए तो जो ओएस्ट्रस साइकिल होते हैं, यानी दो ओएस्ट्रस साइकिल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग मधुचक्र बोलते हैं। तो यहाँ पे भैंस में पूछा जा रहा है कि मधुचक्र कितने दिनों में आता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो 21 दिन होता है। यानी गाय और भैंस दोनों में जो मधुचक्र होते हैं वो 21 दिन में आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अगर बात कर लेते हैं भेड़ में, तो भेड़ में जो मधुचक्र होता है वो 16 दिनों का होता है। अगर बात करते हैं ऊँट की, तो ऊँट में जो मधुचक्र होता है वो 14 दिनों का होता है। तो यहाँ पे इसलिए बात की जा रही भैंस के मधुचक्र की, तो जो इसका राइट आंसर है वो 21 होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।